हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग असम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2020 जिसका एक रिसेंट रिक्रूटमेंट आया हुआ है 225 वैकेंसी के लिए, उसके बारे में कुछ डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। बहुत दिन से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे उसमें एक वीडियोस बनाने के लिए, तो मैं सोचा कि चलो उसका एक उसका एक डिटेल्स में आपके सामने रखूँगा। इसका जो वैकेंसी है ये नंबर ऑफ़ 200, मैं डिटेल्स एनालिसिस में जाऊँगा, आप लास्ट तक देख लेना, आपका पूरा डाउट्स क्लियर अप हो जाएगा। तो नंबर ऑफ वैकेंसी आपका है 225 और आपका सेक्शंस जो है वो 225 डिफरेंट सेक्शंस में होगा। कमिश्नरेट ऑफ ऑफिसर है, उसके बाद आपका स्टेनोग्राफर है, उसके बाद ग्रेड 3 का है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर का भी शायद होगा इसमें। तो काफ़ी मतलब उसका सेक्शंस है उसका। तो सेक्शंस में 5 सेक्शंस है उसमें भी सब सेक्शंस है, मैं उसमें डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। उसका पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन कर लेना, ऑल डिटेल्स यू विल गेट, कोई इफेक्ट नहीं है। मतलब बाकी जो अगर मैं सुपरफिशियली मैं अगर बात करूंगा तो उसका अप्लाई डेट 20 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। उसका लास्ट डेट है आपका 8 अगस्त को लास्ट डेट है, और एग्ज़ाम डेट अभी तक टेंटेटिव है। अभी तक मतलब एग्ज़ाम शायद थोड़ा लेट होगा, कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद सितंबर अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम हो जाए शायद। तो उसका मेन जो क्वेरी था वो आपका सिलेबस एनालिसिस का था और एग्ज़ाम पैटर्न का था, जिसमें मैं अभी इसके साथ मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। एक्चुअली क्या है ना, इसका मतलब कंप्लीट एक जो एनालिसिस जो होता है ना सिलेबस का, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। क्यों होता है? क्योंकि इसका कोई एक ऑफिशियली उसका मतलब सिलेबस कोई साइड करता है, कोई साइड नहीं करता है। जो भी करता है वो एक रफली एज्यूम करके करते हैं। तो मैं भी जब भी कोचिंग में क्लास कराता हूँ कॉम्पिटिटिव का, तो एक रफली एज्यूम करके वो सिलेबस कवर अप करते हैं। पूरा प्रिसाइजली उसका एक सिलेबस नहीं दिया हुआ रहता है। तो इसलिए जो सिलेबस जो हम लोग जो भी चूज़ करते हैं वो एसएससी का सिलेबस, कोई भी जो स्टेट गवर्नमेंट का जो भी एग्जाम होता है वो बेसिकली दैट टेक सिलेबस फ्रॉम एसएससी से ही जो होता है। आई क्लियर एसएससी, तो मुझे हर टॉपिक का थोड़ा बहुत आइडिया है। तो उसके बारे में जो भी वहाँ पे पढ़ाई किया, जो भी सीखा, वही चीज़ हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में जो भी है वो और उसमें इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस, आप बोलोगे सर तो एसएससी और इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस इतना मेजर में डिफरेंस नहीं है। ये है कि वहाँ पे कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ टॉपिक लेते हैं, वहाँ पे कुछ टॉपिक नहीं लेते हैं, बस वही डिफरेंस है। बाकी जो जीएस सेक्शन है वो जीएस सेक्शन नेशनल लेवल में कवर अप करते हैं, ये स्टेट लेवल में उसका प्रेफरेंस रहता है। वो एक मतलब सुपरफिशियल डिफरेंसेस है। एग्जाम पैटर्न क्या है, मैं उसमें पहले जा रहा हूँ। पहले मैं एग्जाम पैटर्न का मैं बात करूँगा। तो एग्जाम पैटर्न जो होगा उसका दो कैटेगरी का है। एक तो है आपका मतलब ग्रेड 2 का मैं बात करूँगा, ग्रेड 2 बोलो, और ग्रेड 3 का मैं अगर बात करूँगा, और एक है आपका ग्रेड 4 का ऑफिसर रैंक का जो एग्ज़ाम है, शायद वो ग्रेड 2 का है, उसका नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है। और ग्रेड 3 का जो बात करूँगा, और ग्रेड 4 है। ग्रेड 4 आपको पता ही है, उसका मतलब ड्राइवर वगैरह जो है मैट्रिक पास के लिए जो होते हैं। ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में अप्लाई करने के लिए यू नीड टू हैव ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। कुछ पोस्ट के लिए कुछ पोस्ट के लिए 12 पास वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। उसका वो डिटेल्स आप मैं पब्लिश कर दूँगा, लेंदी नहीं करूँगा वीडियोज़। और ग्रेड 4 का जो भी है वो आपका मेट्रिकुलेशन हो, आप सबको पता है मेट्रिकुलेशन उसका होता है। तो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 का उसका जो एग्ज़ाम होता है वो 100 मार्क का आपका 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर होगा। 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर होगा और 100 क्वेश्चंस होगा उसमें आपका। इसमें आपका 15 क्वेश्चंस होगा, और 15 क्वेश्चन में आपका 15 मार्क का 15 क्वेश्चंस होगा आपका। इसमें जो भी सेक्शंस होता है मतलब एग्ज़ाम का ये क्या बोलते हैं, इसका आपका एग्ज़ाम जो क्वेश्चंस जो होगा आपका, वो क्वेश्चंस आपका बेसिकली उसका मतलब पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही है, एक पैटर्न इज सेम। लेकिन डिफरेंस क्या है पता है? डिफरेंस ये है कि उसमें इसमें ये थोड़ा टफ लेवल का होगा और ये थोड़ा इजी लेवल का होगा। लेकिन आपका बेसिक जो पैटर्न दोनों एग्जाम का है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। अब बोलोगे सर इसमें क्या क्या चीज़ें आता है इसमें पहली बात तो आपका रीजनिंग आएगा, रीजनिंग आता है। उसके बाद फिर आएगा आपका एरिथमेटिक में फिर मतलब वो एरिथमेटिक मैथ्स जो बोलते हैं वो आएगा। फिर आपका जीएस सेक्शंस आता है। फिर उसके बाद आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट एक आएगा। एक होता है आपका जीएस मतलब पूरा पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो सब उसमें जीएस में कवर अप हो जाता है। और इसमें एक एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दिया हुआ है जो कि एग्जाम स्टेट लेवल का है, तो उसमें स्टेट पेपर भी, स्टेट मतलब जीके भी पूछता है। मतलब एक स्टेट के ऊपर करंटली जो स्कीम्स वगैरह आ रहा है उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस रहता है। वो बेसिकली कुछ नहीं, वो जीएस सेक्शन में कवर अप हो जाता है। लेकिन जो कि एग्जाम स्टेट लेवल का है तो उसमें एक जीएस का मतलब स्टेट में थोड़ा प्रेफरेंस देता है, तो जीएस सेक्शन थोड़ा अलग से दे दिया। ये जो भी है ना वो पूरा ऑफिशियली अभी तक उन्होंने कुछ मतलब वो नहीं किया, पब्लिश नहीं किया। लेकिन ये हम लोग रफली एज्यूम करते हैं, क्योंकि रफली एज्यूम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि बाकी जो भी एग्जाम होता है आपका इसी सीक्वेंस में ही आपका एग्जाम होता है।
ठीक है। तो उसी बेसिस में हम लोग इसका जजमेंट ले रहे हैं। आपको बहुत सारा साइट हमने चेक किया, कोई भी किसी का आपका लिंकअप नहीं हो रहा है, कुछ प्ले मतलब डाला, कुछ और बोल रहा है, सिलेबस का मतलब कोई वो नहीं है, फिक्स्ड वो एक मतलब डायग्राम नहीं है, फिर उसका भी कुछ रफली दिया हुआ है, ऐसा कुछ मतलब फिक्स्ड कुछ दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग सुपरफिशियली ट्राई अप करेंगे और कोशिश करते हैं कितना कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं से बेसिकली इतना ही पूछ रहा हूँ, बोलोगे इसमें से कितना लेवल में कितना क्या क्या क्वेश्चन आता है, उसका भी कोई मतलब वो नहीं है। मैं आपका प्रीवियस ईयर्स का मतलब मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। रीजनिंग और मैथ्स आपका 50 to 55 to 60 मार्क्स होता है आपका, मतलब ये वाला मैथ्स और रीजनिंग का आपका 55, और इसमें भी वेरी करता है, कभी कभी इसमें 40 मार्क्स का इसका मैथ्स और ये पूछ लेता है। मैं रफली बोल रहा हूँ, इसका मतलब 50 to 60 भी जा सकता है, लेकिन इन मतलब मैं ऐसे सेफ साइड में अगर सोचूं तो मैं 40 एज्यूम कर रहा हूँ इसमें। फिर इसमें लैंग्वेज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 20 मार्क का, और इसका जीएस और स्टेट पेपर मिला के दोनों मिला के फिर आपका 20 मार्क्स, तो ऐसे रफली होगा। अगर इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आ गया तो जीएस और इंग्लिश में कम आएगा, लेकिन रफली अगर मैं एज्यूम करूँ तो आपका मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तो 40 to 45 आपका इसका रीजनिंग और मैथ्स में रहेगा, जीएस में बाकी रहेगा, और इंग्लिश में 20 मार्क्स को ऐसा रहता है। एंड दैट इज नॉट फाइनाइट। ये प्रीवियस ईयर का जो एक्सपीरियंस है, पेपर एनालिसिस जो किया हमने, उसके बेसिस में ये हम लोग जजमेंट दे रहे हैं। शायद इसमें भी कुछ वेरी हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, उसका भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं इसका जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में मैंने आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर किया। अभी उसका मैं वो भी बोल रहा हूँ, वो भी दैट टू नॉट फाइनाइट, उसमें भी कुछ हल्का फुल्का इधर उधर हो सकता है। अल्टीमेटली हमें प्रिपरेशन से मतलब है, इधर उधर हो सकता है, कोई बात नहीं इसके लिए, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, उसका है नेक्स्ट है सबसे वो इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ योर सिलेबस। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिलेबस का भी उसका भी कोई एक फाइनाइट वो एक मतलब वो नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, उसमें भी वेरी कर सकता है। लेकिन हम लोगों ने जो सिलेबस कवर अप किया या जो भी हमारा कॉम्पिटिटिव बैचेस चलता है वो आपका मतलब रफली चलता है। ऐसा नहीं है कि कि लाइक दिस आर द टॉपिक दैट दे हैव डिसाइडेड दे विल मेक क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक एंड दिस क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन योर पेपर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब उसमें रफली हम लोग एज्यूम कर रहे हैं दैट टॉपिक्स आर मतलब कवर्ड फ्रॉम एसएससी ओनली। एसएससी में कुछ ज़्यादा टॉपिक्स है, इसमें कुछ कम है। तो अगर मैं कुछ बोलूँगा तो इसमें आपका रीजनिंग में कुछ टॉपिक होता है, रीजनिंग का अलग से सेक्शन डिस्कस करूँगा, और इसमें अलग से सेक्शंस कवर अप करूँगा, मैथ्स में कवर अप करूँगा। अगर रीजनिंग का मैं पूछूंगा तो एक तो होता है आपका वाटर इमेज एंड मिरर इमेज। ये तो हमेशा फेवरेट ही होता है इसका स्टूडेंट मतलब एग्जामिनर के लिए, वाटर इमेज एंड मिरर इमेज होता है। फिर उसके बाद आपका नंबर्ड सीरीज रहता है इसमें। फिर उसके बाद आपका मिसिंग नंबर होता है, इसका मिसिंग अल्फ़ाबेट बोलो या फिर जो भी बोलो। फिर उसके बाद होता है कि जंबल वर्ड होता है, जंबल वर्ड होता है। ऐसे काफ़ी सारा टॉपिक है, वो भी डिटेल्स में डिस्कस करना मुश्किल है, लेकिन ये मतलब बड़ा टॉपिक है जो मतलब हम लोग कोशिश करेंगे इसमें कवर अप करने के लिए। फिर कुछ फिगर बेस्ड क्वेश्चंस कुछ रहता है, फिगर बेस्ड क्वेश्चंस कुछ रहता है। फिर उसके बाद एजेस का भी कुछ क्वेश्चंस रहता है। एज का तो फेवरेट टॉपिक है, वो पूछता है, इसमें एजेस का भी कुछ क्वेश्चंस रहता है। तो अगर मैं इसका मतलब इतना वो भी पूरा श्योर नहीं है, ये सुपरफिशियली जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो वाला मैं लिख रहा हूँ, उसमें डिटेल्स में मैं बाद में जा रहा हूँ। पहले हम लोग मैथ्स में देख लेते हैं। मैथ्स में क्या क्या टॉपिक है देखो आप। पहली तो मतलब परसेंटेज होता है, फिर उसके बाद टाइम एंड वर्क रहेगा आपका, टाइम एंड वर्क। उसके बाद आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का रहता है। कुछ एजेस का रीजनिंग बेस्ड कुछ एजेस का क्वेश्चन होता है, कुछ मैथ्स में भी कुछ एजेस बेस्ड क्वेश्चन रहता है। दोनों बेसिकली सेम ही है, कभी कभी इसमें पूछ लिया, कभी कभी उसमें पूछ लिया, तो किसी में भी आपका पूछ सकता है। फिर उसके बाद फिर कुछ टॉपिक है आपका, जैसे कि मान लो ज्योमेट्री, वो तो आपका फेवरेट ही होता है कोई भी एग्जामिनर के लिए। ज्योमेट्री तो इतना बड़ा सेक्शन है कि मतलब 10 लेवल का होता है, लेकिन कहीं से पूछ के कहीं तक जा सकता है, ऐसा है ज्योमेट्री टॉपिक। और फिर एक टॉपिक है आपका ट्रिगोनोमेट्री, ये बड़ा टॉपिक है। इसको एक टॉपिक को कवर अप करने के लिए 1 महीने हो जाता है, मतलब चाहिए होता है, इतना बड़ा टॉपिक है। फिर और एक टॉपिक है एल्जेब्रा, ऐसा फिर और एक टॉपिक है मेंसुरेशन। ऐसा बड़ा वाला टॉपिक मैं कवर अप कर रहा हूँ, बड़ा टॉपिक है, इसमें 1 महीने लग जाता है, मतलब इतना बड़ा टॉपिक है। बेसिकली इतना ही है आपका मैथ्स में सेक्शंस के लिए। रीजनिंग सेक्शंस के लिए इतना ही बेसिकली होता है। कुछ अगर एक एक्स्ट्रा उधर मतलब हल्का फुल्का आ गया तो वो बात अलग है, ठीक है। तो और एक होता है रॉ कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस, वो भी आता है, कभी कभी पूछ लेता है। ये एक्चुअली एसएससी का है, लेकिन उसमें स्टेट गवर्नमेंट में मैंने रॉ कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस मैंने बहुत कम देखा है। फिगर क्वेश्चन बहुत रहता है, जैसे कि फिगर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रहता है। मिसिंग अल्फ़ाबेट, इसमें तो भर के देता है अल्फ़ाबेट।
और नंबर सीरीज जो भी है वो नंबर सीरीज में भी भर भर के क्वेश्चंस देता है। वाटर इमेज ये भी मतलब फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी नहीं पूछता है। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन होता है वो आपका मैथ्स सेक्शन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है, रीजनिंग में कंपेरेटिवली कम होता है। तो मैं एसएससी में नहीं जा रहा हूँ, बस इसी सेक्शन में जो सेक्शंस स्टेट गवर्नमेंट में जो सेक्शंस मतलब कवर अप करते हैं एसएससी से जो कॉपी करते हैं, दिस आर द सिलेबस फ्रॉम एसएससी ओनली। लेकिन वह टॉपिक में नहीं लिया गया, जो टॉपिक से लास्ट 3 ईयर से पूछा गया, मतलब पूरा कॉन्साइजली जो टॉपिक पूछा जाता है एक्सपीरियंस वाइज मैं आपके साथ शेयर अप कर रहा हूँ। इसमें भी एक्स्ट्रा 1-2 टॉपिक ज़्यादा हो सकता है, इसमें भी एक्स्ट्रा 1-2 टॉपिक हो सकता है, शायद 1-2 क्वेश्चन आ जाए, दैट टू नॉट फाइनाइट, दैट टू नॉट श्योर, कोई भी उसका एश्योरेंस नहीं रह सकता है। ठीक है, तो उसमें मैं डिटेल्स में मैंने नहीं जा रहा हूँ, जो मतलब कॉन्साइजली जितना कम टाइम पे हो सके, जितना हो सके उसमें हम लोग जा रहे हैं। तो ये था बेसिक सिलेबस के लिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि उसका भी एक डिटेल्स मतलब कुछ एक ट्यूटोरियल बनाने के लिए। तो ट्यूटोरियल बनाने के लिए मैंने सोचा कि कुछ ट्यूटोरियल करेंगे तो प्रिपरेशन हमारा साथ में बना रहेगा। तो सोचा कि चलो कुछ कॉम्पिटिटिव का कुछ ट्यूटोरियल बना लेते हैं। अगर मैंने बोला कि जैसे कि मान लो कि कोई भी एक कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक में डिफरेंसेस वही है कि एकेडमिक में जो क्वेश्चंस करते हैं उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, मतलब 4-5 मिनट का टाइम ले लिया मान लो, ठीक है। लेकिन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि जो क्वेश्चंस हम लोग एकेडमिक के लिए 4-5 मिनट में जो क्वेश्चंस करते हैं, द सेम क्वेश्चन दैट यू नीड टू डू इन योर एग्जाम एंड विद इन योर 40 सेकंड और 1 मिनट में आपको करना होता है। तो उसमें एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच चाहिए होता है। कॉम्पिटिटिव अप्रोच जो होता है उसमें कितना कम टाइम पे आप कितना क्वेश्चंस कर सकते हो वो आपके ऊपर है। एंड दैट ओनली पॉसिबल ओनली व्हेन यू हैव अ मास्टर ऑफ प्रैक्टिस, और मास्टर ऑफ प्रैक्टिस के बिना वो मुश्किल भी नहीं है, ठीक है, तो पॉसिबल भी नहीं है। तो चलो उसका हम लोग करते हैं। अब आज हम लोग एक टॉपिक चूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ योर टाइम एंड वर्क। हम लोग टाइम एंड वर्क जो फेवरेट टॉपिक है मतलब स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, आज हम लोग उसका टॉपिक कवर अप करने के लिए सोचेंगे, मतलब ट्राई करेंगे, देखते हैं कितना कवर अप होता है। टाइम एंड वर्क का अगर मैं क्वेश्चंस लूँगा तो टाइम एंड वर्क कैसा क्वेश्चंस होता है। मान लो कि कोई भी एक आदमी यहाँ पे काम कर रहा है, दूसरा एक आदमी यहाँ पे आके हमें ज्वाइन किया, दोनों मिलके अगर मैं मान लो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं कोई भी एक काम कर रहा हूँ, मुझे 10 दिन टाइम लग रहा है, आप कोई एक काम कर रहे हो, आपको 15 दिन टाइम लग रहा है, आप दोनों भाई बहन हम लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन वही अगर दोनों हम एक साथ मिल गए तो वही काम हम कितने दिन में करेंगे, वही चीज़ है, ठीक है। वही ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन पूछता है, बहुत आसान होता है। जैसे कि मान लो कि मैं थोड़ा शॉर्ट में बोल रहा हूँ, जैसे कि मान लो कि कोई एक आदमी है, कोई एक काम क्या कर रहा है, वो 8 दिन में काम कर रहा है, बी वही काम क्या कर रहा है, वो 12 दिन में वही काम कर रहा है, ठीक है। मान लो कि मैं कोई भी एक काम 8 दिन में कर रहा हूँ, आप वही काम 12 दिन में कर रहे हो। अभी मैं आपको पूछा कि अगर हम दोनों मिल गए तो दोनों मिल के वो काम कितने दिन में ख़त्म करेंगे, आपको वो चीज़ बोलना है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें बोलूँगा तो इसमें एक राइट अप्रोच होता है, बहुत कम टाइम पे आ जाता है। जो हमने किया क्लास 8 में या 9 में जो किया वो आपने यूनिटरी मेथड में किया। यूनिटरी मेथड में क्वेश्चंस क्या होता है, थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो क्वेश्चंस थोड़ा डिफिकल्ट नहीं होता है, थोड़ा लेंदी हो जाता है, कैलकुलेटिव हो जाता है। तो हम लोग का मेथड थोड़ा अलग है, हम लोगों ने एलसीएम मेथड चूज़ किया। एलसीएम मेथड में क्या करेंगे पता है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, वही जो 2 नंबर है ना, वो दोनों नंबर को मैंने ले लिया। इसमें कितना दिया हुआ है 8, इसमें कितना दिया हुआ है 12, तो और दोनों नंबर का ना मैंने एलसीएम ले लिया। 8 और 12 का अगर मैं एलसीएम लूँगा तो देखो 8 और 12 का कितना होगा, 2 4 = 8, 2 6 = 12, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 24, तो 24 हो गया। अभी आप कुछ मत करो, 24 को आप 8 से डिवाइड कर दो। 24 को अगर 8 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा आपका 3। अगर 24 को अगर मैंने 24 को इससे आप 12 से डिवाइड करो तो कितना होगा 2। अभी मैंने बोला कुछ मत करो, 3 और 2 को ऐड कर दो। 3 और 2 को ऐड करूँगा तो कितना होगा मेरा 5। अभी कुछ मत करो, 24 को इससे डिवाइड कर दो, 24/5 कितना होगा मेरा 4.8 डेज। मतलब हम दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो उसी काम को 4.8 डेज से आपको काम हो जाएगा, ठीक है। अब उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहे और क्यों कर रहे वो भी हमें समझना ज़रूरी है। बस शॉर्ट ट्रिक समझ लिया ज़रूरी नहीं है कि पूरा टॉपिक भी समझ में आ गया है, अप्रोच समझना भी ज़रूरी है। देखो क्या हो रहा है कि मान लो कि यहाँ पे कुछ एक सामान यहाँ पे रखा हुआ है, कुछ एक सामान यहाँ पे रखा हुआ है, उसी सामान को मुझे यहाँ से कोई और शिफ्ट करना है, यहाँ से लेके कहीं और लेके रखना है, तो उसके लिए मुझे 8 दिन चाहिए होता है। मेरा बात ख़त्म, मैंने अपना काम करके मैंने हटा दिया। फिर केस नंबर 1 ख़त्म। केस नंबर 2, इसमें कुछ सामान रखा हुआ है, और अगर वही सामान आप यहाँ से हटा रहे हो, तो आपको उसी सामान को हटाने के लिए आपको 12 दिन चाहिए।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। मुझे एक काम करने में 8 दिन लग रहा है, आपको वही काम करने में 12 दिन लग रहा है। अब मैंने आपको पूछा कि अगर आप और हम दोनों मिल गए तो वही काम खत्म यहाँ से करने में हमें कितना टाइम लगेगा, वो चीज़ हमें निकालना है। ठीक है, तो 8 आपका, 8 मेरा और 12 आपका। तो मैंने पूछा कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या काम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है वो चीज़ निकालने के लिए मैंने पूछा कि आप कुछ मत करो, यहाँ पे क्या काम हो रहा है उसके निकालने के लिए आप दोनों का एलसीएम निकाल लो। आप दोनों को एलसीएम निकाल लोगे तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है और क्या चीज़ निकाल रहे हैं, हम दोनों वही चीज़ निकाल रहे हैं। तो मेरा 8 आपका 12 दोनों मिला के 24 हो गया। तो 24 मतलब 24 यहाँ पर बोलोगे सर 24 क्या है, 24 मान लो ब्रिक्स मान लो, 24 ब्रिक्स यहाँ पे रखा हुआ है। 24 ब्रिक्स मतलब यहाँ पे 24 ब्रिक्स हम यहाँ पे रखा हुआ है। 24 ब्रिक्स हटाने में मुझे 8 दिन चाहिए होगा। 24 ब्रिक्स आपको हटाने में 12 दिन लग रहा है। दोनों मिलकर करेंगे तो ये 24 ब्रिक्स यहाँ से कितने दिन में हटेगा, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अभी देखो आप 24 ब्रिक्स आप 8 दिन में निकाल रहे हो, तो 24 मतलब 8 दिन में, अगर आप 8 दिन में 24 ब्रिक्स आप अगर यहाँ से हटा रहे हो तो एक दिन में कितना ब्रिक्स निकालोगे बताओ। एक दिन में शायद आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो मैंने आपको ये चीज़ बोला कि यहाँ पे 8 दिन में आप 24 ब्रिक्स हटा रहे हो, तो एक दिन में कितना ब्रिक्स निकालोगे आप बताओ। यहाँ से 24/8 कितना होगा 3, 24/3 8 कितना होगा 3, मतलब एक दिन में आप यहाँ से कितना ब्रिक्स हटा रहे हो, 3 ब्रिक्स हटा रहे हो। तो आप एक दिन में 3 ब्रिक्स हटा रहे हो, एक दिन में कितना ब्रिक्स हटा रहे हो, यहाँ से 3 ब्रिक्स। आपको 24 ब्रिक्स हटाने में आपको 12 दिन लग रहा है। 12 दिन में मतलब 12 दिन में आप 24 ब्रिक्स निकाल रहे हो, तो इसका मतलब एक दिन में आप कितना ब्रिक्स निकालो, देखो 24/2 कितना होगा 2, मतलब दो ब्रिक्स करके डेली हटा रहे हो। तो 2 ब्रिक्स आप डेली हटा रहे हो पर डे, 1 डे मतलब पर डे आप 2 ब्रिक्स हटा रहे हो। ठीक है, बात खत्म, क्लियर हो गया। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों मिल गए और एक ही दिन में दोनों काम कर रहे हैं। पहले तो अलग अलग किया, अभी तो एक ही दिन में कर रहे हैं। तो एक ही दिन में मैं भी कर रहा हूँ, तो मैं एक दिन में यहाँ से कितने ब्रिक्स हटा सकता हूँ, 3 ब्रिक्स। कहाँ से आया, ऊपर से। और अब वही दिन में आप भी एक साथ मेरे काम कर रहे हो, तो आप कितने कर सकते हो, 2 ही कर सकते हो। आप उठा रहे हो 2, मैं उठा रहा हूँ 3, हम दोनों मिलकर कितने उठाएंगे 5, लेकिन हमें उठाना कितना है 24। तो जितना है उससे डिवाइड कर दो, 24/5 कितना होगा 4.8 डेज में हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, पूरा क्लियर हो गया होगा। अभी पूरा क्लियर नहीं होगा, लेकिन आप थोड़ा देर टाइम रुको, उसके बाद फिर आप अगला क्वेश्चन में आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। उसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन करते देखना, आपको पूरा उसमें आसानी से पूरा मतलब याद ही हो ही गया होगा। और 2 क्वेश्चन करेंगे, पूरा आपको अप्रोच समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन सेकंड में करेंगे, अभी समझाने के लिए थोड़ा टाइम ले लिया, लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, तो आपको हम लोग पूरा सेकंड में क्वेश्चन करेंगे। देखना, अब मैंने बोला कि जैसे कि मान लो कि कोई एक काम है, कोई एक काम कर रहा है, ये 12 दिन में कोई एक काम कर रहा है। क्या काम है मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि कोई भी एक काम है, या कोई भी एक काम हटाने के लिए मुझे 12 दिन चाहिए होता है। आपको वही काम करने में आपको ना 16 दिन लगता है, आपको 16 डे चाहिए होता है आपको वही चीज़ काम करने के लिए। अब मैंने बोला कि आप एक काम करो, हम दोनों मिल गए, तो वही काम करने में हमें कितना टाइम लगेगा, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। ठीक है, तो मैंने बोला कि हम लोग, अब मैं काम कर रहा हूँ 12 दिन में, आप काम कर रहे हो 16 दिन में, तो हम लोग क्या काम कर रहे हैं नहीं पता, क्या काम कर रहे हो उसको निकालने के लिए मैंने क्या बोला आपको, वो दोनों चीज़ को एलसीएम निकालना है। दोनों चीज़ को एलसीएम निकाल लोगे तो देखना उसका 48 आएगा। तो 48 अगर आएगा तो हम लोग कितना ब्रिक्स यहाँ से हटा रहे हैं, 48 ब्रिक्स यहाँ से हटा रहे हैं। 48 ब्रिक्स हटा रहे हैं, 48 ब्रिक्स हटाने में मुझे 12 दिन लग रहा है। तो एक दिन में मैं कितना ब्रिक्स निकालूंगा, एक दिन में 48/12 कितना होगा 4, और एक दिन में आप कितने उठाओगे 48/16 कितना होगा मेरा 3। ठीक है, 3 ब्रिक्स आप उठा रहे हो। तो एक दिन में मैं उठा रहा हूँ 4, आप उठा रहे हो 3, तो दोनों मिलकर कितने उठा रहे हैं 7। उठाना कितना है 48, तो कितना होगा 48/7, तो कितना होगा मेरा 6 पॉइंट समथिंग आएगा, दैट वुड बी योर आंसर। ठीक है, कितना हो रहा है 6 7 42, 48, तो 7 6 42, 6.8 डेज चाहिए होगा। हम दोनों को वही काम करने में कितने दिन टाइम लगेगा 6.8 डेज। अभी देखो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अभी देखो एक काम करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये चीज़ आसान है, बस आपको थोड़ा अप्रोच आना चाहिए। अप्रोच आ गया तो हम लोग सेकंड में करेंगे। देखना अभी और शॉर्ट कर रहे हैं। मैंने बोला कि कोई भी एक काम मतलब मान लो कि 6 दिन में कर रहा है। दूसरा कोई एक आदमी अगर मान लो कि कितना, कोई एक बड़ा नंबर ले लो, मान लो कि 18 डेज ले रहा है।
तो मैंने बोला कि अभी वही काम ख़त्म करने में हमें कितने ए और बी हम दोनों को काम ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा, देखना कितना फास्ट करेंगे। 6 है और 8 है, 6 और 18 का एलसीएम कितना होगा 18, तो 6 18 में कितना बढ़ जाएगा 3, 18 18 में कितना बढ़ जाएगा 1, 3 + 1 कितना हुआ 4, टोटल काम कितना है 18, 18/4 कितना होगा 16, मतलब 4.5 डेज आपका चाहिए होगा दोनों काम ख़त्म करने में। देखो इससे आसान और इससे शॉर्ट शायद हो ही नहीं सकता है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए शायद ये क्वेश्चन 30 सेकंड ले लिया, लेकिन आपको वही क्वेश्चन अगर थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट है तो आप ये क्वेश्चन 5 सेकंड में भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपका एक राइट अप्रोच है। मैं उसमें पूरा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, मतलब पूरा सेंटेंस में पूरा नहीं जा रहा हूँ। सेंटेंस आपको देख के भी समझ में आगे मतलब आ ही गया होगा। उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो भी है उसका नोट्स भी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। नोट्स में लिखने में एक्चुअली थोड़ा टाइम लगता है और कुछ नहीं, टाइम ही जाएगा और कुछ नहीं। कि let us assume a person A is doing a work in 8 days, other person doing A in 16 days. If the person collaborate together, then how many days they will finish the work? वो लिखने में और वो करने में थोड़ा टाइम अप लग जाएगा। तो वो टाइम रिड्यूस करने के लिए हमने वीडियो ऐसे बना रहा हूँ। उसका नोट्स अलग से हम लोग कवर अप कर लेंगे। अभी देखो जितना काम किया ना वो 2 आदमी के लिए किया। अभी बोलोगे सर आप 2 आदमी के लिए किया, आप क्या काम करो, अगर एक आदमी ज़्यादा बढ़ गया तो उसमें कितना क्या कैसे करेंगे वो भी चेक करना है। देखो मान लिया कि पहले 2 के लिए किया था, एसएससी में भी 3 तक ही सिलेबस में ही है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3% के लिए पूछेगा, उससे बाहर नहीं पूछता है। और अगर 3 से 10 15 20 लोग हो गए तो उसके लिए अलग सा टाइप होता है, वो हम लोग अलग से कवर अप करेंगे। जैसे कि मान लो कोई भी एक आदमी है, ए कोई एक काम 6 दिन में कर रहा है, बी कोई एक काम 8 दिन में कर रहा है, अगर सी कोई एक काम 12 दिन में कर रहा है, तो हमने आपको बोला कि आप ए बी और सी तीनों मिल के करेंगे तो वही काम कितने दिन में ख़त्म होगा, वी नीड टू फाइंड आउट। ठीक है, थोड़ा फास्ट करेंगे। हमने अप्रोच सेम ही रखा, हमने बोला कि हमारा अप्रोच सेम ही होगा। हमारा अप्रोच क्या होगा, वी नीड टू फाइंड आउट कि मतलब करना कैसे है। सेम एलसीएम मेथड में कितना जो भी दिया हुआ है आप कुछ मत करो, उसका एलसीएम ले लो। ठीक है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, उसका एलसीएम ले लेंगे। तो 6 8 12 उसका एलसीएम मैं निकाल नहीं रहा हूँ, आप चेक कर लेना, इसका एलसीएम 24 ही आएगा। 24 आएगा तो ए उसका 24/6 कितना, ए एक दिन में कितना कर रहा है 4, बी एक दिन में कितना कर रहा है 3 और सी एक दिन में कितना कर रहा है 2। कैसे हुआ, डिवाइड करके। तो अगर मैं पूछा कि ए बी सी कितना होगा, देखो 4 + 3 7, 7 + 2 कितना होगा मेरा 9, काम कितना कर रहा हूँ 24, करना कितना है मतलब डिवाइडेड बाई 9, 3 8 = 24, 3 3 = 9, 8/3 डेज। अब उसको फ्रैक्शन में डेसिमल में जिसमें भी लेना लेके जाना है आपको जाओ। ठीक है, अभी आपको समझ में आ ही गया होगा। ये एक टाइप था, हमने कवर अप करने के लिए कोशिश किया। उसमें भी काफ़ी तरह टाइप बनता है कि ये तो मिल के काम कर रहे तो कैसे हुआ। अगर डिफरेंट लोग हो गए, मतलब बहुत लोग अगर इसमें काम कर रहे हैं तो बहुत लोग काम करेंगे, उसका भी टाइप अलग ही आएगा। उसका भी एक टाइप देख लेते हैं, ये समझ में आ ही गया होगा। हम लोग एक डिफरेंट टाइप कवर अप कर रहे हैं। जैसे कि मान लो कोई भी एक मैंने क्वेश्चंस बोला कि मान लो कि 20% फिनिशेस वर्क, कोई एक मतलब 20% फिनिशेस वर्क इन 12 days वर्किंग 8 hours पर डे। ठीक है, 8 hours पर डे। अब थोड़ा देख लो फिर हम लोग समझ में आ जाएगा। 20% फिनिशेस वर्क इन 12 days वर्किंग 8 hours पर डे, वाइल 6% वर्किंग, कितने लोग काम कर रहे हैं अभी 6 लोग काम कर रहे हैं। और मान लो कि 24 डेज ले रहे हैं, वर्किंग 24 डेज। उन्होंने 6 आदमी है, 6 आदमी 24 दिन के 24 दिन के लिए काम किया। तो इन हाउ मेनी आवर्स, दिन में कितने घंटा काम करना होगा, इन हाउ मेनी आवर्स दे शुड वर्क टू फिनिश द जॉब। वही काम ख़त्म करने में उनको कितना टाइम लगेगा हम लोगों को निकालना है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। जैसे कि मान लो कि कितने लोग हैं 20% है ना, 20% से, तो मान लो कि 20% है, वो क्या कर रहे हैं 12 दिन में 12 दिन काम कर रहे हैं, 12 दिन काम कर रहे हो, डेली कितना काम कर रहे हैं, डेली 8 घंटा काम कर रहे हैं। इसका मतलब मुझे कितना मैन दिया हुआ है, मेरे पास 20 मैन दिया हुआ है। और कितने दिन के लिए काम कर रहे हैं वो लोग, 12 दिन के लिए काम कर रहे हैं। और उसमें दिया हुआ है कि कितने घंटा के लिए काम कर रहे हैं, कितने आवर्स के लिए काम कर रहे हैं, डेली 8 आवर्स काम कर रहे हैं। अब मुझे यह चीज़ पूछा कि मान लो कि मेरे पास 6 आदमी है और कितने दिन के लिए काम कर रहे हैं, 24 डेज के लिए काम कर रहे हैं। और मुझे ये चीज़ निकालना है कि ये कितने घंटे के लिए काम करेंगे तो ये काम मेरा ख़त्म अप हो जाएगा। दैट इज़ माई क्वेश्चन। ठीक है,
वो बलाखोरी बुझा कैसे, तो बलाखोरी तो दिया हुआ है कि मेरे पास मैन दिया हुआ है, मेरे पास कितने दिन काम कर रहे हैं 12 डेज, मेरे पास कितना दिया हुआ है, कितना घंटा, 8 घंटे के लिए कर रहे हैं। तो वही क्वेश्चन, ये वाला केस नंबर 1 एंड दैट इज माई केस नंबर 2। ठीक है सनन। तो मान लो कि ये वाला केस में आपका दिया हुआ है, मैं आपको मान लो कि यहाँ पे देखो, मैं समझाने की कोशिश करो, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हम लोग 20 आदमी हैं, अगर 20 आदमी काम कर रहे हैं और 12 दिन काम किया और डेली 8-8 घंटा काम किया, ठीक है, आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा, तब जाके यहाँ पे कोई एक काम है वो हम लोग का ख़त्म आप कर रहे हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 2। अब मैंने बोला कि ना यहाँ पे हम लोगों ने 6 आदमी ले लिया, 20 पहले 20 लिया था, अभी 6 ले रहा हूँ। 6 आदमी अगर यहाँ पे काम करेंगे तो कितने दिन काम करना होगा, 24 डेज काम करना होगा। अब मैंने बोला 24 डेज अगर काम करेंगे तो उनको डेली कितने घंटा काम करना होगा, तब जाके उनका काम खत्म होगा। समझ में आएगा होगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन होगा ना, सेकंड में क्वेश्चन करना होगा। लेंदी लग रहा है, टफ लग रहा है, देखना क्वेश्चन सेकंड में होगा। देखो ना क्या क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मैन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है डे, और ये दिया हुआ है मेरा घंटा, एच दिया हुआ है, मेरा घंटा नहीं क्वेश्चन का घंटा। ठीक है, तो एच दिया हुआ है, तो मुझे एम डी, ये क्या हुआ है, मैन दिया हुआ है, ये डे दिया हुआ है, एच दिया हुआ है। इसमें भी क्या देखना, इसमें भी मैन दिया हुआ है और इसमें भी मेरा क्या दिया हुआ है, डे दिया हुआ है, और इसमें हमें निकालना क्या है, इसमें हमें एच निकालना है। ठीक है, उसके लिए एक फॉर्मूला है, बहुत आसान है, सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। देखना क्या क्वेश्चन है, मतलब शॉर्ट ट्रिक में अगर मैं बताऊंगा तो उसमें शॉर्ट ट्रिक ये है कि MDH है, एक MDH मसाला आपने नाम सुना ही होगा, MDH मसाला है ना। तो MDH मसाला, तो MDH क्या बोलता है, MDH बोलता है M1D1H1 इज इक्वल्स टू M2D2H2। ठीक है, अब पहले वाले केस में मतलब A1 क्या फर्स्ट केस, 2 क्या सेकंड केस, MDH इक्वल्स टू MDH फर्स्ट केस इक्वल्स टू सेकंड केस के समान में मान रहा हूँ, क्योंकि काम सेम ही है, सेम काम कर रहे हैं, पहले भी एक लोगों ने किया, बाद में भी एक लोगों ने काम किया, काम सेम है तो इक्वल है। ठीक है, तो अब देखो मैन 1 है, मैन 1 में कितने है 20 है, डे कितने दिन के लिए काम कर रहे हैं, 12 दिन के लिए काम कर रहे हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं। कितने लोग, अब मैन 2 केस नंबर 2 में कितने मैन आए 6, कितने दिन के लिए काम किया 24। अभी कितने मुझे निकालना क्या है H2। देखो इन हाउ मेनी आवर्स, मतलब क्या पूछा, H2 पूछा आपको, H2 पूछा है ना आपको। तो H2 के लिए मेरा ये क्या होगा, देखो 20 × 12 × 8 डिवाइडेड बाई क्या होगा मेरा 6 × 24, ये क्या होगा मेरा, मुझे H2 निकालना है। तो H2 के लिए देखो 12 2 ज़ा 24, और ये क्या होगा 2 4 ज़ा 8, फिर क्या होगा मुझे, मतलब 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 है ना, और तो कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 20 × 2 कितना होगा 40 डिवाइडेड बाई 3, 42/3 आवर जो भी आएगा दैट इज़ योर आंसर। फ्रैक्शन में आएगा दैट इज 13.3 आवर्स, ऐसा कुछ आएगा आपका H2। आपको समझ में आ ही गया होगा। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना होता है, बस ऐसा टाइप का क्वेश्चन में मतलब आपको मैन, डे और आवर्स काउंट करना होता है। अगर मैन आवर्स अगर घंटा दिया हुआ है तो आप MDH मसाला यूज़ करो, क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। ठीक है, मैं अगर चलो इसी का क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, वही क्वेश्चन से बस वैल्यू अलग अलग कर रहा हूँ। देखो देखना, अब देखना कि मैंने यहाँ पे कितने दिन के लिए, चलो उसको फ्रेश क्वेश्चन लिखते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपका हर क्वेश्चन में आपका डे भी दिया रहेगा, घंटा भी दिया रहेगा, पर्सन भी दिया रहेगा, जो जो दिया रहेगा वही क्वेश्चन हम लोग उसी क्वेश्चन में से उठाएंगे। कैसे करेंगे देखो, क्वेश्चन आपको देख के समझ में। मान लो कि 12 पर्सन है, 12 पर्सन फिनिशेस ए वर्क working working 16 days, while 8 person will finish the work in how many days। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो आप बोल रहा है कि 12 लोग अगर काम करेंगे ना तो वो 16 दिन तक काम करेंगे। 12 लोग है, 12 लोग अगर कोई काम करेंगे तो 16 दिन काम करेंगे, काम खत्म हो जाएगा। केस नंबर 1, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है M और यहाँ पे क्या दिया हुआ है D। तो पहले केस में M1 D1 मैन कितने हैं 12, और এখন देखो अभी कितने हैं, अभी D1 कितना दिया हुआ है मेरा 16 दिया हुआ है। ठीक है ना। अब मैं केस नंबर 2 में आ रहा हूँ। केस नंबर 1, दिस इज माई केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में देखो क्या हो रहा है कि 8 पर्सन है, तो मैन 1 कितना है मेरा 8, और मुझे कितना निकलना है हाउ मेनी डेज, मुझे मतलब D2 निकलना होता है।
मैंने क्या चीज़ याद किया, MDH मतलब M1D1H1 और इसका क्या इक्वल होगा M2D2H2, है ना। लेकिन देखो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी एज का बात कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना, तो एज का नहीं कर रहा है तो हटा दो उसको, हटा दिया। तो M1D1 इज इक्वल टू M2D2। अब देखो M1D1 कितना होगा, M इंटू 16 होगा और M2 कितना होगा, देखो M2 होगा ये, M2 इंटू D2 निकलना होगा। तो देखो 12 इंटू 16 डिवाइडेड बाई कितना होगा 8, तो D2। तो 8 इंटू 2 कितना होगा, 8 इंटू 2, 8 16 में 2 टाइम जाएगा, 12 इंटू 2 24 डेज, 24 डेज। देखो आप एक चीज़, 12 लोग काम कर रहे हैं तो 16 दिन चाहिए, और 12 और अभी कितने काम कर रहे हैं, 8 लोग काम कर रहे हैं। मतलब पहले 12 लोग काम किए थे तो 16 दिन लग रहा है, अभी लोग कम हो गए तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ डेज ज़्यादा होगा। अब देखना 8 लोग कितने काम कर रहे हैं, 24 डेज ज़्यादा है ऑब्वियसली, इसका मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। तो ये था हमारा एक इंट्रोडक्टरी क्लास जो कि हमने टाइम एंड वर्क में हम लोगों ने कवर अप करने के लिए कोशिश किया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा क्लास। आपको कैसा क्लास लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। अगर ऐसे ही अगर आपको और भी लेक्चर्स चाहिए इसमें हम लोगों ने कंटिन्यूएशंस का, कोई जेन्युइनली इफ़ यू वांट कि वी शिल मेक सम वीडियोस ऑन दिस ट्यूटोरियल्स, मतलब यू नो रीजनिंग और क्या बोलते हैं अरिथमेटिक सेक्शन में, जीएस सेक्शन में इतना मुश्किल नहीं होता है, बेसिकली रीजनिंग और अरिथमेटिक में ही होता है। ज़रूरी अगर जेन्युइनली अगर उसमें चाहिए होगा तो हम लोग उसमें अलग से एक प्लेलिस्ट बना के हम लोग भी उसका भी आप कवर करने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसका कंप्लीट मटेरियल अगर चाहिए होगा, कंप्लीट मटेरियल बोलो आप, या फिर मतलब यू नो उसका पूरा डिटेल्स, और भी एग्ज़ाम्स है वो भी आप लोग उसका भी अपडेट कर देंगे। तो उसके लिए हमें डिस्क्रिप्शन में आपका कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन मतलब ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी जाके आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ अच्छा लगा होगा, आपको क्लास अच्छा लगा होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग मी, एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।